वो गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक मोबाइल बजना शुरू हुआ। नींद में खलल पड़ा तो उसके माथे पर तेवरियां चढ़ी। अपना हाथ बेड पर इधर उधर फेरते हुए मोबाइल तलाश किया। हेलो, कौन? मोबाइल को वो कान से लगाकर बोला, मैं अरहम, मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है, कहाँ हो तुम? स्पीकर से एसपी अरहम की आवाज़ गूंजी। अरहम, क्या हो गया? इस वक्त क्यों फ़ोन किया? सब ठीक तो है ना? अल्तमश की नींद एक पल में उड़ी थी। मुझे तुम्हारे भाई अरसलान के केस में कुछ एविडेंस मिले हैं, कहाँ हो तुम? व्हाट? कैसे एविडेंस? अल्तमश बेताब सा हुआ। मिलोगे तो बताऊंगा ना, अरहम बोला। मैं इस वक्त शहर के होटल में हूँ, उसने बताया। वेरी गुड, मैं भी शहर में हूँ। तुम अभी के अभी होटल के पास वाले कैफ़े में पहुँचो, मैं भी आता हूँ, अरहम ने बोलकर फ़ोन बंद कर दिया। बिस्तर से उठकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर के बाद वापस आया। कार की चाबी, मोबाइल और वॉलेट पकड़ कर वो बाहर निकला। उस वक्त रात के 4 बज रहे थे। वो 5 मिनट बाद कैफ़े पहुंच चुका था। अस्सलामुअलैकुम, अरहम ने उसे देखते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे एविडेंस मिले हैं? अल्तमश ने बेकरार सा होकर पूछा। देखो अल्तमश, तुमने जिस दिन का मुझे इस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का बोला था, मुझे उस वक्त कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। मैं उस जगह पर गया जहाँ सारी वारदात हुई थी। वो जगह काफ़ी खुली थी, आसपास काफ़ी दरख्त थे। साद ने जैसा बताया, जिस जिस पोजीशन में वो चारों लड़के खड़े थे, गोली रोहान के हाथ से नहीं चली थी। अरहम ने बताना शुरू किया। उसके आखिरी के अल्फाज अल्तमश खान पर बम की तरह गिरे। जिस बात का डर उसे पिछले कुछ दिनों से था, आज वो सब सच साबित हुआ था। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि गोली रोहान ने नहीं चलाई? उसके हाथ में ही पिस्टल थी ना, और बाकी लोगों ने भी तो देखा था, अल्तमश खुद को संभालते हुए बोला। अल्तमश, मैं उस हस्पताल में भी गया था जहाँ पर आखिरी दफ़ा अरसलान को ले जाया गया। मुझे वहाँ से जो बातें मालूम हुई, उन्हीं ने केस सुलझाया है। जो गोली अरसलान को लगी थी वो उस पिस्टल की थी ही नहीं जो रोहान के हाथ में थी। गोली रोहान के हाथ से चली ज़रूर थी, पर निशाना ठीक ना होने की वजह से वो दरख्त को जा लगी। रोहान की पिस्टल से निकलने वाली गोली ये है, और जो गोली अरसलान को लगी वो ये है। और दूसरी बात, गोली काफ़ी फासले से चली थी, जिसका मतलब है वहीं कहीं दरख्त के पीछे कोई आदमी छुपा था और उसने साइलेंसर वाली पिस्टल से गोली चलाई, जिसकी वजह से आवाज़ सिर्फ रोहान की पिस्टल की गूंजी। अरहम ने दोनों गोलियां सामने रखी और अल्तमश को अपना सांस रुकता महसूस होने लगा। उसने कांपते हाथों से गोलियां पकड़ी। इस सब के पीछे तुम लोगों का कोई दुश्मन हो सकता है, कोई और दुश्मन, जिसने बड़ी चालाकी से ये सब किया। इस तरह वो कत्ल करके बच गया और तुम सब ने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के रोहान को कसूरवार ठहरा दिया और उसकी बेचारी बहन पर जुल्म कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि अस्पताल वालों ने ये गोली फेंकी नहीं, और वो लोग इन सब को सबूत के तौर पर रखते हैं। कहीं कोई पुलिस वाला ना पूछ ले। अगर ये भी ना मिलती तो सच सामने कभी ना आता। अब मैं उस इंसान को भी ढूंढ निकालूंगा जो इस सब के पीछे छुपा है, अरहम बोला। शुक्रिया अरहम, तुम अपना काम जारी रखना, मैं चलता हूँ। अल्तम से अब मजीद बैठा ना गया। वो गोलियों को वहीं छोड़ता कैफे से निकल गया, गाड़ी में आन बैठा और गाड़ी चला दी। वो किसी ट्रांस की कैफियत में था। जब गाड़ी में घुटन होने लगी तो उसने सड़क के एक तरफ गाड़ी रोक दी, गाड़ी से बाहर निकला और बेचैन सा होकर अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोले, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा हो। मेरा भाई बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। किसी मासूम पर इतना जुल्म ना करें। मैंने कुछ नहीं किया। उसे अपने आसपास रूहान और जोया की आवाज़ें गूंजती महसूस हुई। ये मैंने क्या कर दिया? कितना बड़ा गुनाह हो गया। किसी मासूम बेकसूर पर कैसे जुल्म कर गया मैं। आह! वो ज़ोर से चीखा, जैसे अपने अंदर से गिल्ट को निकालना चाहता हो। रोहान ने आपके भाई का कत्ल नहीं किया। बिना सच जाने किसी मासूम पर इतना जुल्म मत कीजिएगा। उसे एक दफ़ा फिर से जोया की कही बात याद आई। आंसू उसकी आंखों से निकलकर नीचे ढलकना शुरू हुए। मैं कितना जालिम हूँ। वो रोते रोते वहीं ज़मीन पर बैठ गया। उस वक्त सुबह के 5 बज चुके थे। आज़ान की आवाज़ फिज़ा में गूंजने लगी। वो अपने हाथ पर सर गिराए बस रोए जा रहा था। उसे अपने सामने वो सब याद आ रहा था जो उसने रूहान के साथ किया। कैसे उसे भूखा रखा, कैसे मारता था। कुछ दिन पहले ही उसने ये सब बंद करवाया था, पर अभी भी रूहान उसकी कैद में था। और अब जब सच्चाई सामने आई तो उसे अपना आप गिरा हुआ महसूस हुआ। वो इर्द गिर्द से बेखबर बस रोए जा रहा था।
अरे बच्चे, तुम इस वक्त और यूं सड़क पर बैठकर क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? उसे अपने करीब से किसी बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी, जो हाथ में टॉर्च लिए परेशान सा उसे देख रहे थे। उसने अपने चेहरे से हाथ हटाया, इर्द गिर्द देखा तो एहसास हुआ कि वो कहाँ है। बेबसी से उसने अपना सर पीछे कार के दरवाजे से लगा दिया। क्या हुआ बेटे, कोई परेशानी है क्या? अब बुजुर्ग आगे बढ़ा और उसके सर पर हाथ फेर कर पूछा। बस बाबा जी, अपने किए गुनाहों पर रो रहा हूँ। किसी पर किए गए जुल्म का एहसास हो रहा है। वो आहिस्ता आवाज़ में बोला। अगर एहसास हो गया है तो माफ़ी मांग लो। बुजुर्ग बोले। किस से माफ़ी मांगूं? अब तो उन दोनों के सामने जाते भी शर्म आ रही है। दोनों का गुनाह ना होते हुए भी मैंने उन्हीं को सज़ा दी। अपने आंसू साफ करते हुए वो बोला और उठकर खड़ा हो गया। बेटे, हर इंसान से गलती होती है। हम सिर्फ इन बातों पर यकीन करते हैं जो हमारे सामने होती हैं। हम कभी उसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश ही नहीं करते। हम जल्दी से फैसला सुना देते हैं, पर जब एहसास हो जाए तो फ़ौरन माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इसके बाद अगला माफ़ करे या ना करे, उस पर छोड़ देना चाहिए। बाबा जी बोले। बाबा जी, अगर मैं माफ़ी मांगूं तो क्या वो माफ़ कर देंगे? अल्तामश उनकी तरफ मुड़कर बोला। बेटे, अगर तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम गलत थे तो यूं शर्मिंदा होने की बजाय माफ़ी मांगो। अगर अगले का ज़र्फ बड़ा हुआ तो माफ़ कर देगा, और अगर ना हुआ तो तब तक माफ़ी मांगते रहना जब तक वो माफ़ ना कर दें। बहुत बार हम अनजाने में गुनाह कर बैठते हैं। अपने गुनाह की माफ़ी मांगो खुदा से और उसके बंदों से, और दोबारा उस राह की तरफ कभी मत जाना। शुक्रिया बाबा जी, अभी तुम मेरे साथ चलो, नमाज अदा करो, दिल को सुकून मिलेगा। अल्लाह कोई ना कोई राह ज़रूर निकाल देगा। बाबा जी उसे साथ लिए मस्जिद की तरफ बढ़े। वो नमाज पढ़कर सीधा होटल में आया। उसका इरादा कल हवेली वापस जाने का था, पर आज इस सारे वाक़ये के बाद वो मज़ीद देर नहीं करना चाहता था। बिना नाश्ता किए वो वापस गांव की तरफ रवाना हुआ। 12 बजे के करीब वो सीधा उस घर में गया जहां रोहान कैद था। वो चलता हुआ सोफे पर बैठ गया, अपना सर पीछे की जानिब गिरा दिया। नदामत का एक आंसू उसकी आंख से निकला। वो नहीं जानता था कि अब कैसे माफ़ी मांगेगा, वो कैसे सब ठीक करेगा। हालांकि जितना बुरा वो कर चुका था उसका अजाला करना मुश्किल था। छोटे साईं, पानी। तभी घर का मुलाजिम आया और उसके आगे ग्लास पेश किया। वो लड़का जो कमरे में कैद है, उसने खाना खा लिया? वो अपने आप को नॉर्मल करके सवालिया अंदाज में बोला। छोटे साईं, जिस दिन का आपने बोला था ना उसे अच्छा खाना देना है, मैं रोज़ 3 वक्त खाना लेकर उसके कमरे में जाता था, पर वो सिर्फ 2 लुक़मे ही खाता था। आज सुबह से तो उसने कुछ खाया ही नहीं। अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा है। मुलाजिम ने सर झुकाकर बताया। चलो मेरे साथ, देखता हूँ। अल्तामश उठ खड़ा हुआ और हिम्मत करके बेसमेंट की तरफ कदम बढ़ा दिए। बेसमेंट में नीचे जाते एक कमरा था जिसका दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। सामने ज़मीन पर रोहान लेटा था। ये तो वो हट्टा कट्टा नौजवान लग ही नहीं रहा था। सामने तो पतला सा लड़का लेटा था। भूखे रहने की वजह से वो और भी कमज़ोर और दुबला हो गया था। चेहरे पर दाढ़ी काफ़ी बढ़ चुकी थी। आंखों के गिर्द गहरे काले हल्के पड़े थे। उसकी ये हालत देखकर वो एक बार फिर से गहरी पाताल में जा गिरा। एक पल को उसको अपने कदम लड़खड़ाते महसूस हुए। खुद को संभाल कर वो उसकी तरफ बढ़ा। रोहान उसके पास बैठकर वो अपना गला खंगाल कर बोला। आवाज़ जैसे गले से निकलना ही नहीं चाहती थी। सामने पड़े वजूद में कोई हरकत नहीं हुई। रोहान, उठो, खाना खा लो। वो नीचे उसके सामने बैठते हुए बोला, पर रोहान वैसे ही पड़ा रहा। रोहान, उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर हल्का सा हिलाया। उसको अपना हाथ जलता महसूस हुआ। या खुदा! वो परेशान सा उसके माथे पर हाथ रखकर चेक करने लगा। रोहान का वजूद बुखार में तप रहा था। उसकी सांस धीमी चल रही थी। गाड़ी निकालो, इसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाना है। वो ज़ोर से चीखा और उसे उठाकर बाहर की तरफ बढ़ा। गाड़ी की पिछली सीट पर रोहान को लेटाकर वो जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और अगले ही पल गाड़ी हवाओं से बातें करने लगी। अल्लाह पाक, इसे कुछ मत करना। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। वो गाड़ी को 130 की स्पीड पर डालकर बोला। अंदर से वो बहुत डर गया था। अगले 10 मिनट में गाड़ी अस्पताल के करीब रुकी।
रोहान को स्ट्रेचर पर लेटाकर इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टर ने जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू किया। वो परेशान सा सामने खड़ा सब देख रहा था। जोया सारी रात किचन में बैठी रही। वहाँ नींद किसको आनी थी? इतनी ठंड में नीचे ठंडे फर्श पर बैठना मुश्किल ही नहीं मुहाल था। सोना तो दूर की बात थी। अगली सुबह सबके लिए नाश्ता बनाकर वो सबकी नज़रों से बचती अरीशा के कमरे में आई। अरीशा मैडम, इतना बड़ा गुल खिला रही थी तो कुछ तो ऐसा होगा जो तुमने छुपाया होगा। जोया कमरे में दाखिल होकर पीछे से दरवाज़ा बंद करते बोली। हो सकता है यहाँ कुछ हो। आगे साइड टेबल की तरफ बढ़ी। बेड की दोनों साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सब कुछ छान मारा मगर कुछ नहीं मिला। बड़ी तेज़ है, कुछ भी नहीं रखा। अब क्या करूं? अगर कुछ ना मिला तो प्लान फेल हो जाएगा। इधर उधर देखते हुए वो बोली। तभी उसकी नज़र अलमारी के ऊपर एक छोटे से ब्लैक डब्बे पर पड़ी। उसने जल्दी से कुर्सी घसीटी और ऊपर चढ़कर डब्बे तक पहुंची। डब्बे को खोला तो उसमें जेवर था। जोया ने कुछ हैरानगी से जेवर को देखा। वो काफ़ी साल पुराना लग रहा था। उसे इग्नोर करके उसने डब्बे को दोबारा अलमारी पर रखा। उफ, कुछ भी नहीं मिला। वो उकता कर बोली। तभी उसकी नज़र अलमारी के ऊपर पड़े कपड़े पर पड़ी। उसने जल्दी से एक तरफ से कपड़ा पकड़कर ऊपर उठाया तो धूल उसकी नाक में चढ़ी। उसे छींकें आने लगी और साथ ही खांसी भी। एक के बाद एक छींक मारते हुए वो बेहाल हुई। तभी उसने सामने धूल में लिपटे कुछ पेपर्स देखे। ये क्या है? वो हैरानगी से उस फाइल को देखने लगी। जैसे जैसे वो फाइल को पढ़ रही थी उसकी आंखें हैरत से पूरी खुल रही थी। फाइल में आखिर में उसे कुछ पेपर्स मिले। जोया जल्दी से अलमारी पर सब बराबर करके नीचे उतरी। या अल्लाह, ये लड़की कितनी तेज़ है! कैसे सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। जोया ने नफरी में सर हिलाया और फाइल से पेपर्स निकालकर उसने ड्रेसिंग का एक ड्रॉर खोलकर उसमें रख दिए। कुछ पेपर्स को अपने दुपट्टे के नीचे छुपाकर वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आई। वो सबसे बचती अपने कमरे में पहुंची। पेपर्स को संभाल कर रखा और चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट लेकर वो कमरे से बाहर निकल आई। भाई, ये क्या बात हुई? क्या मेरा कोई दिल नहीं है? क्या मेरे दिल के अंदर कोई जज्बात नहीं? क्या मुझे शौक नहीं कि मैं भी अपने भाई की दुल्हन को देखने जाऊं, खुद उनकी बात पक्की करके आऊं? सीरत सुबह से अपने दुखड़े सुना रही थी। अपने जज्बात को अपने पास रखो। भाई का रिश्ता लेकर जा रहे हैं और मत भूलो कि तुम पहले ही भाभी को देख चुकी हो। मन्नत आखिर में आहिस्ता आवाज़ में बोली। तुम चुप करो। सिराज भाई, प्लीज़ मामा को बोले ना मुझे भी साथ ले जाएं। कसम से गांव देखने का इतना शौक है। सुना है ये जो बड़े बड़े जागीरदार होते हैं ना, बहुत खूबसूरत होते हैं। वो सिराज के पास आकर बोली। या अल्लाह, इस लड़की को थोड़ी सी तो अकल दे दे। कैसे बड़े भाई के सामने लड़कों की बातें कर रही है। पीछे से सीरत की कमर पर हमीदा बेगम का थप्पड़ पड़ा। आह मामा, क्या है? मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। मुझे तो गांव की खूबसूरत फिजा देखनी है। वो अपनी कमर को सहलाते हुए बोली। पीछे से मन्नत का कहकहा बुलंद हुआ। मन्नत की बच्ची, अपने दांत अंदर रख वरना तोड़ दूंगी। वो गुस्से से मन्नत की तरफ बढ़ी। अरे अरे गुड़िया, बस आज इन सब पर रहम करो। पक्का वादा, रिश्ता फाइनल हो जाएगा तो मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगा। सिराज, जो कब से सुन रहा था, आखिर में हंसता हुआ सीरत को पकड़कर बोला, जो मिन्नत को मारने के लिए जा रही थी। हमीदा बेगम नफ़ी में सर हिलाती अपने कमरे की तरफ बढ़ी। फाइन, मेरे फेवरेट भाई बोल रहे हैं तो ठीक है। वैसे मैं इतनी जल्दी मानती नहीं हूँ, पर सिर्फ अपने हैंडसम से भाई के लिए। बस मेरी एक शर्त है। सीरत एहसान जताते हुए बोली। जी हुक्म करें मलका आलिया, सिराज अपनी बहन के ही अंदाज में बोला और फिर हंसा। जी तो कान करें। वो आगे होकर सिराज के कान में कुछ बोली, जिसे सुनकर वो मुस्कुराया। ओके, इनको जाने दो, फिर चलते हैं। सिराज मुस्कुरा कर बोला। वैसे सीरत, तुमने ये क्यों बोला? सिराज भाई तुम्हारे फेवरेट हैं। मन्नत, जो के सामने कमरे से निकलते हाजिम को देख चुकी थी, फौरन बोली। अरे तुम नहीं जानती, सिराज भाई फेवरेट हैं क्योंकि वो मेरी तरह से खुश मिजाज नहीं है, एक नंबर के अकड़ू हैं। कभी कभी मुझे लगता है वो हमारे भाई नहीं तब्दील हो गए हैं। सीरत अपनी धुन में बोले जा रही थी। मेरा पता नहीं, लेकिन तुम जैसी बदतमीज़ लड़की मेरी बहन हो ही नहीं सकती। तभी पीछे से हाजिम की आवाज़ आई, जो अपना गुस्सा जब्त करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हाजिम, अपने पीछे से हाजिम की आवाज़ सुनकर वो हकला कर बोली, बदतमीज़, तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है ऐसी बातें नहीं करते। और वैसे भी मैंने तुम सब पर कौन से जुल्म के पहाड़ गिराए हैं जो ऐसे नामों से नवाज रही हो। वो गुस्से से बोला।
सीरत उसका गुस्सा देख कर ही कांप गई, आंसू आंखों से जारी होने लगे। भाई नादान है, ऐसे ही बोल दिया, आप तो समझदार हैं, माफ़ कर दें इसे। सिराज आगे बढ़कर बोला, सीरत आखिरी दफ़ा तुम्हारा बचपना समझकर माफ़ कर रहा हूँ, आइंदा मेरे सामने दोबारा ऐसा बिहेवियर मत रखना। मामा कहाँ हैं, जल्दी चलें। वो उसे वार्न करके ऊंची ऊंची बोलता घर के बाहर निकलने लगा। सब मुझे ही डांट देते हैं, देखिएगा एक दिन सब मुझे याद करके रोएंगे जब मैं अपने शोहर के घर चली जाऊंगी। एक वही तो लड़की का असल घर होता है, वो रोते हुए बोले जा रही थी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता सीरत। मन्नत सोफे पर बैठते हुए हंसती दोहरी हो रही थी। सिराज भाई, मैंने ऐसा क्या बोला जो ये चुड़ैल ऐसे हंस रही है? वो आंखें बड़ी करते हुए बोली। सिराज ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। मेरा बच्चा कुछ नहीं, तुम हाजिम भाई की बातों पर गुस्सा मत करो। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं अरीशा को बोलता हूँ, हम लोग आ रहे हैं। सिराज ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा और वहीं वो भागकर अपने कमरे में चली गई। तुम जानती थी हाजिम भाई पीछे हैं, फिर भी बकवास की। अब सिराज के हाथ में मन्नत का कान था। सॉरी सॉरी भाई, छोड़ दें, वो चिल्लाई। तुम जानती हो वो समझदार नहीं, फिर भी उसे तंग करती रहती हो। सिराज ने उसका कान छोड़कर कहा, और जो वो करती है उसका क्या? मन्नत मुंह बिसोर कर अपना कान मसलते हुए बोली। सिराज ने नफी में सर हिलाया। मन्नत बेटे, हाजिम कब से बाहर इंतजार कर रहा है, सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया? वो अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते बोली। बस मेरी ब्यूटीफुल मामा, सब रखवा दिया, आप जाएं और हमारी प्यारी सी भाभी को ओके करके ही आइएगा। वो पीछे से हमीदा बेगम के कंधों का हार बनते बोली। इंशाल्लाह ज़रूर पक्की करके ही बात लौटेंगे, रात को देर हो जाएगी, अगर तुम लोग कहीं जाओ तो जल्दी आ जाना, अपने डैड को खाना दे देना। वो मन्नत को समझाते हुए बोली और बाहर की तरफ बढ़ी जहां हाजिम फ़ोन पर लगा उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। डॉक्टर, अब इसकी तबीयत कैसी है? वो बेड के पास खड़ा डॉक्टर से मुखातिब हुआ। छोटे साईं, इस लड़के का मैंने पूरा चेकअप किया है, बहुत कमज़ोर हो गया है और शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। खुदा का शुक्र है कि ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ, अगर आप थोड़ी देर और करते तो बात हाथों से निकल सकती थी। हम कुछ दिन इन्हें यहीं रखेंगे ताकि इनकी हालत में बेहतरी आ सके। डॉक्टर रोहान को ड्रिप लगाकर अल्तमश की तरफ मुड़कर उसकी कंडीशन बताने लगा। ब्रेन हेमरेज? अल्तमश के मुंह से बमुश्किल अल्फाज निकले। जी छोटे साईं, ऐसा लगता है कि इन पर काफ़ी टॉर्चर किया गया है, जहन पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। मेरा ख्याल है कि अगर आप इनके किसी अपने को यहाँ पर बुला लें तो ज़्यादा बेहतर है, जो इनकी अच्छी देखभाल कर सके। डॉक्टर ने मशवरा दिया। आप इलाज शुरू करें, मेरा ख़ास मुलाजिम यहीं रहेगा, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो ये मुझे कॉल कर देगा, मैं तब तक इसके घर वालों को बताता हूँ। अल्तमश कुछ सोच कर बोला, जी बिल्कुल, क्यों नहीं। डॉक्टर बोलकर अपने अगले मरीज़ की तरफ चल दिया। गुल खान, तुम यहीं रहो, मैं कुछ देर तक आता हूँ। अल्तमश दूर खड़े गुल खान की तरफ बढ़ा और उसे बोलकर आगे बढ़ गया। गुल खान सब कुछ जानता था, पर अभी तक उसे ये समझ न आई कि कुछ दिन पहले इस लड़के पर जुल्म करने वाला आज उसको बचाने के लिए क्यों यहाँ ले आया। बहुत से सवालात उसके जहन में भी उभर रहे थे, पर वो अपने मालिक से पूछ नहीं सकता था, तो सर हिलाकर एक तरफ खड़ा हो गया। अल्तमश अस्पताल से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। गाड़ी में बैठकर उसने अपना सर ड्राइविंग सीट पर पीछे की तरफ गिराया। अब क्या करूं? कैसे इसके घर वालों को बताऊं? नहीं, मुझे ऐसे नहीं बताना चाहिए। अगर जोया खुद उन्हें बताए तो शायद वो सुन सकें। कुछ सोचकर उसने गाड़ी हवेली के रास्ते की तरफ बढ़ाई। वो आने वाले हालात के लिए खुद को तैयार कर रहा था। न जाने वो कैसे रिएक्ट करेगी, मुझे समझेगी भी या नहीं। मैंने किया ही गलत है तो वो कैसे समझेगी। बहुत सी सोचें उसके दिमाग में चल रही थी। अपने बालों में हाथ फेर कर उसने अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश की। उसकी आंखें लाल हो रही थी। अब्बा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। माजिद उस वक्त हॉल में बैठे खालिद साहब से मुखातिब हुए, जो कि सामने रखे टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। माजिद हवेली आ तो जाता, पर किसी से बात नहीं करता था। वो अभी भी सबको ही कसूरवार ठहरा रहा था। वो सोचता था सब ने उसके मामले में दखल देकर बहुत गलत किया, ख़ासकर अल्तमश ने। अब तो उसे अल्तमश से शदीद नफ़रत होने लगी थी। बोलो, सर्द लहजे में खालिद साहब का जवाब आया। मेरा वो दोस्त है ना हाजिम, वो और उसकी माँ हमारी अरीशा के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ रहे हैं, माजिद ने साफ साफ बताया। क्या? वो सुनते ही सोफे से खड़े हुए। क्या हुआ अब्बा जी, ऐसी क्या बात कर दी मैंने?
तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी के अभी जाकर उन्हें इनकार करो। अगर हवेली में किसी को इस बात का पता भी चल गया ना तो तमाशा लग जाएगा। वो उसके करीब आकर आहिस्ता आवाज में गुस्से से बोले, अब्बा अगर उसके भाई से अरीशा की शादी हो जाएगी तो सबसे बेहतर हमारे ही लिए है। वो यहाँ फैक्ट्री शुरू कर रहा है और बहुत जल्द मैं उसके साथ कारोबार शुरू कर रहा हूँ। हमारे कारोबार में बहुत साथ देगा वो। माजिद ने उन्हें मनाने की कोशिश की। माजिद, पहले क्या कम पैसा है जो ये गंदे खेल खेलोगे तुम? और मत भूलो अरीशा शम्स की मंगेतर है और ये मंगनी अब्बा जी ने उसकी बचपन में ही तय की थी। उनके खिलाफ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खालिद साहब आस पास देख कर बोले कि कोई सुन ना ले। ओ अब्बा बस करें, ये सब बचपन की मंगनियाँ फजूल होती हैं। जब सालों पुरानी रिवायात को दादाजी तोड़ सकते हैं तो ये तो सिर्फ मंगनी है और ये शादी तो हो कर रहेगी। इसमें दखल अंदाजी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। माजिद कहकर ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ा और खालिद साहब अपना सर पकड़ कर बैठ गए। या अल्लाह, भाभी, इतना महंगा सोने का हार था। सारा कमरा छान मारा पर नहीं मिला। मेरी अम्मा की आखिरी निशानी थी। आयमा बेगम रोते हुए हॉल के सोफे पर बैठी, जहाँ पर पहले ही साइमा बेगम बैठी कपड़े पर कढ़ाई कर रही थी। वहीं कहीं होगा, जाओ ध्यान से देखो, साइमा बेगम ने आम से लहजे में कहा। नहीं भाभी, 3 दफ़ा कमरे की अलमारी बल्कि पूरा कमरा छान मारा है, नहीं मिल रहा। मेरी अम्मा की आखिरी निशानी थी, ज़रूर किसी मुलाजिम ने चोरी किया होगा। वो रोते हुए बोले जा रही थी। आयमा, क्या बात कर रही हो? किस में इतनी हिम्मत है जो हमारी हवेली में चोरी करेगा? अच्छा बताओ, आखिरी दफ़ा कौन कमरे में गया था? साइमा बेगम ने कढ़ाई करते कपड़े को साइड पर रखकर अपना रुख आयमा बेगम की तरफ किया, जो बहुत परेशान नज़र आ रही थी। आखिरी दफ़ा तो नज्जो और वो जोया ही कमरे में आई थी। भाभी, पक्का उस जोया ने चोरी किया होगा। कल उसकी इतनी बेइज्जती की ना, उसका बदला लिया होगा। आयमा बेगम ने चोरी का इल्ज़ाम जोया के सर पर डाल दिया। हम ऐसे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, अभी उसे बुलाकर पूछ लेते हैं, साइमा बेगम ने कहा और जोया को बुलाने मुलाजमा को भेजा। जोया बाहर लॉन्ड्री वाली जगह पर थी। मुलाजमा की बात सुनकर वो भी उसके पीछे आ गई। जी बोलें, क्या बात है? अब क्या तमाशा लगाना है आपने? वो उखड़े लहजे में बोली। बदतमीज़ चोरनी, बता मेरी अम्मा का हार कहाँ है? आयमा बेगम गुस्से से उठ खड़ी हुई और जोया के बाल खींचते हुए बोली। आह, कौन सा हार? क्या बात कर रही हैं? वो बाल छुड़वाते हुए बोली। वही हार जिसको तूने मेरे कमरे की अलमारी से निकाला है। आयमा बेगम गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। या अल्लाह, मदद कर, मेरी मदद कर, ये किन पागलों के पल्ले डाल दिया है? आयमा बेगम साहिबा जी, अपने कानों को खोलें और गौर से बात सुने मेरी। मैंने किसी का हार नहीं चुराया। मुझे कोई शौक नहीं आप जैसे बेहिस लोगों के घर में। वो अभी बोल ही रही थी कि साइमा बेगम का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। वो अपने आप को संभाल न सकी और ज़मीन पे जा गिरी। माथा टेबल के किनारे पर लगा। आह, उसके मुंह से सिसकी निकली। बदजात औरत, तेरा क्या भरोसा? न जाने अब तक क्या क्या चोरी कर लिया होगा। अब तो तेरे कमरे की हर चीज़ की तलाशी होगी। आयमा बेगम नखुवत से बोली। उनकी आवाज़ में वाज़े नफरत थी। कमरे की तलाशी का सुनकर जोया के चेहरे पर खौफ सा छाया। अगर तलाशी हुई तो उसका मोबाइल मिलेगा, यही सोचकर उसकी जान निकल गई। अम्मा, ये सब क्या हो रहा है? अभी जोया कुछ बोलती कि हॉल में अल्तमश की आवाज़ गूंजी, जो कि अभी अभी हवेली पहुंचा था। बाहर मर्दान खाने में सबसे मिलकर वो अंदर आया था। तभी सामने ये सब होते देखकर वो परेशान हो गया और उसकी तरफ बढ़ा। शुक्र है अल्तमश, तुम आ गए। देखो ये लड़की कितनी बदतमीज़ी कर रही है। एक तो मेरा हार चुरा लिया, ऊपर से इतनी लंबी ज़ुबान है, हम सबको पागल कह रही है। आयमा बेगम ने अल्तमश को देखकर अपने आंसू साफ करते हुए कहा। अल्तमश जोया की तरफ बढ़ा। जोया ने अपनी आंखें ज़ोर से मीच ली। उठो। उसने जोया को बाजू से पकड़कर खड़ा किया। उसकी नज़र उसके माथे पर पड़ी, जहाँ से हल्का हल्का खून रिस रहा था। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके माथे से खून साफ किया। साइमा बेगम हवन्नकों की तरह अल्तमश का बर्ताव देख रही थी। अल्तमश, इस बदजात बदकिरदार लड़की से दूर रहो। साइमा बेगम ने उसे दूर किया। बदकिरदार? अम्मा क्या बोल रही हैं? अल्तमश का दिमाग भग से उड़ा था। वही बोल रही हूँ जो सच है। तुम इस लड़की को नहीं जानते, न जाने कितने लड़कों के साथ चक्कर हैं इसके। एक को तो मैं इसके कमरे में आधी रात को निकलते देख चुकी हूँ।
आयमा बेगम गुस्से से आगे बढ़कर बोली, चाची आपको अंदाज़ा भी है कि आप किस कदर घटिया अल्फाज निकाल रही हैं अपने मुंह से। वो सुनते ही गुस्से से चिल्लाया, क्या घटिया अल्फाज? जब इसको ऐसे काम करते शर्म महसूस नहीं हो रही तो हमें इसके करतूत बताते हुए क्यों शर्म महसूस हो? जाओ अब्बा जी को, बड़े साहब को बुला कर लाओ, आज तो इसका फैसला होकर रहेगा। साइमा बेगम ने दूर खड़े मुलाजिम से कहा। जोया पास खड़ी थी, उसे थोड़ा हौसला हुआ, अल्तमश उसका ही साथ देगा। अम्मा खुदारा चुप कर जाएं, पहले ही सर दर्द से फटा जा रहा है, न जाने क्या क्या बोले जा रही हैं। अल्तमश ने अपने सर को मसलते हुए कहा, क्या हो रहा है ये? जहांगीर खान और खालिद खान हॉल में दाखिल होते हुए बोले, अब्बा जी इस बात को मैं उसी दिन बताना चाहती पर बता ना सकती थी, पर मैंने अल्तमश के आने का इंतज़ार किया। साइमा बेगम ने बात शुरू की और फिर आयमा ने जो बातें बताई थी वो सारी बता दी। जहांगीर खान को अपना प्लान सही जाता महसूस हुआ। ए लड़की, बता वो कौन था? हमारी हवेली में ऐसे काम करते तुझे ज़रा शर्म ना आई? बड़ी इश्क माशूकी चला रही है तू? जहांगीर खान ने गरजदार आवाज़ में दहाड़ा। जोया ने नफ़ी में सर हिला दिया। उसे एक बूढ़े आदमी के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर दिल किया कि ज़मीन फटे और वो गड़ जाए। नीच ज़ात की लड़की है, ऐसे चक्कर तो चलाएगी ही ना। बस बहुत हुआ, चुप कर जाइए आप सब के सब। अब किसी ने अपनी ज़ुबान से एक भी गंदी बात जोया के मुतालिक निकाली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अल्तमश उंगली उठाकर वार्न करते हुए बोला। गुस्से को बर्दाश्त करते उसके गले की नसें तन गई थी, आंखों में सुर्ख डोरियां उभरी। उसको इस रूप में देखकर सब चुप हो गए। चाची और अम्मा, आप दोनों को बता दूं, उस रात जिसको चाची ने जोया के कमरे से निकलते देखा था ना, वो और कोई नहीं बल्कि मैं था। वो सख्त लहजे में बोला। साइमा बेगम सुन खड़ी रही। जोया ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। तुम इतनी रात को इसके कमरे में क्या लेने गए थे? तुम्हें याद नहीं तो याद दिलवा दूं, वन्नी में आई लड़की नौकरों से भी बदतर दर्जे की होती है। खालिद साहब चिल्लाए। अपनी बीवी को मिलने गया था। बीवी के कमरे में जाने के लिए मुझे आप सबकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं और मैं आपकी ये फजूल रस्में नहीं मानता। जोया को 4 गवाहों के दरमियान में अपने निकाह में लिया था और निकाह से बढ़कर कोई रिवायत नहीं होती। वो भी उसी अंदाज में चिल्ला कर बोला। जोया हवन्नक सी बनी उसको सुन रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसके लिए लड़ रहा है। ओह, तो तुमने इस लड़की को अपनी बीवी मान लिया? वाह, बड़ी बात है। वैसे तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अपने भाई के कातिल की बहन को कभी अपनी बीवी नहीं मानूंगा। माजिद की आवाज़ गूंजी जो कि सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। हाँ, मान लिया, और अब ये बात आप भी अपने दिमाग में बिठा लें। जोया अब मेरी इज्जत है और मेरी इज्जत पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली को तोड़ना बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। जोया आपसे इस हवेली की बहू और मेरी बीवी है। जिसको मानना है माने और जिसको नहीं मानना ना माने। अब से जोया इस हवेली में जोया अल्तमश खान बनकर रहेगी, मेरी बीवी बनकर रहेगी। मेरी बीवी कैसी है, उसका किरदार कैसा है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है मुझे। वो सब की तरफ देखकर बोला। उसके कहे गए अल्फाज से हर तरफ सन्नाटा छा गया। साइमा बेगम अपना सर पकड़कर बैठ गई। जहांगीर खान और खालिद साहब की सारी चाल उल्टी पड़ गई। जोया, मेरे साथ चलो। वो उसकी तरफ बढ़ा जो कि हवन्नकों की तरह उसका चेहरा देख रही थी। अल्तमश ने उसका हाथ पकड़ा और सबके दरमियान से लेते हुए उसे बाहर की तरफ बढ़ा। पीछे वो खामोश सी चल रही थी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे भरी महफिल में उसका बीवी पुकारना, उसके किरदार की गवाही देना उसे दुनिया के सारे गंदे सवालों से बचा गया। वो खामोशी से उसके साथ चल रही थी। अल्तमश ने उसे गाड़ी की अगली सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी हवेली से बाहर निकालकर अस्पताल के रास्ते पर डाल दी। गुस्से से उसका दिमाग फट रहा था।